न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी आसिफ शेयर कर रहे हैं। आसिफ कहते हैं, मैं भेरा का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी 15 दिसंबर 2012 की बात है। मैं अपने काम से वापस आ रहा था। सख्त सर्दी थी। मैं साइकिल पर जाता था। मैंने अच्छी तरह से अपने आप को लपेटा हुआ था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और साइकिल चलाना बहुत मुश्किल था। हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा था, सुनसान जगह थी। दूर कहीं चौकीदार की सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 11:30 पौने 12 बजे का टाइम होगा जब मैं वापस जा रहा था। मैं एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। वो एक सड़क की थी। तो आगे क्या देखता हूँ कि एक बुजुर्ग चलते हुए जा रहे थे। बहुत मुश्किल से चल रहे थे, बिल्कुल झुके हुए थे। उनको देखकर मुझे बहुत उन पर तरस भी आया। तो मैं उनके पास रुका, उनको आवाज़ दी और ये कहा कि बुजुर्गों मेरी साइकिल पर बैठ जाएं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको जहाँ पर भी जाना है। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और कहने लगे कि बहुत शुक्रिया बेटा, मैं तुम्हें जहमत नहीं देना चाहता, मैं चला जाऊँगा। मैंने उन्हें कहा, कोई बात नहीं, मैं भी आपके बेटों जैसा हूँ, आप आइए मेरी साइकिल पर बैठें, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो मेरी साइकिल पर बैठ गए। वो जो बुजुर्ग थे देखने में बिल्कुल कमज़ोर से थे, लेकिन उनके बैठने से मेरा साइकिल काफ़ी ज़्यादा वज़नी हो गया। मैंने उनसे पूछा तो पास से उन्होंने कब्रिस्तान के पास एक कॉलोनी थी, वहाँ पर उन्होंने जाना था। मैं उस कॉलोनी में एक दो दफ़ा जा चुका हूँ क्योंकि जिस शॉप पर मैं काम करता था अक्सर ऐसी चीज़ें होती थी जो पार्सल के तौर पर हम देने चले जाया करते थे। तो जब मैं वहाँ पर गया उनको लेकर, तो उनका घर जो था उसी कॉलोनी के एक गली में था। टूटा फूटा सा घर था, पुराना सा। वहाँ पर मैंने उनको उतारा। मैं जाने लगा तो वो मुझे ये कहने लगे कि अब तुम किस रास्ते से जाओगे। तो मैंने उन्हें कहा कि अब कब्रिस्तान को क्रॉस करके ही जाऊंगा क्योंकि इससे थोड़ा ही दूर आगे मेरा इलाका शुरू हो जाएगा। अगर अब दोबारा मेन रोड पर गया तो बहुत देर हो जाएगी, वैसे भी 12:30 होने वाले हैं। तो उन्होंने मेरे कंधे पर थपकी दी और ये कहने लगे कि उस रास्ते से संभल कर जाना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदरूहें भटकती हैं। उन्होंने बिल्कुल ये लफ्ज़ क्लियर बोले। मैं थोड़ा सा डर गया। उन्होंने ये कहा कि मेरी मानो तो उस रास्ते से मत जाओ, देर से सही घर पहुंचना ज़रूरी है। मैंने उनसे इजाज़त ली और मैं वहाँ से निकल पड़ा। जैसे उस कॉलोनी से बाहर निकला, अब 2 रास्ते थे, एक मेन रोड का और एक वो रास्ता जो कब्रिस्तान से होकर जाता था। मैंने सोचा कि आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पहले भी इस रास्ते पर काफ़ी दफ़ा आया हूँ और कब्रिस्तान की तरफ से होकर भी गुजरता हूँ, भला क्या हो सकता है। अब इधर से ही चला जाता हूँ, ठंड बहुत है, मैं इससे ज़्यादा साइकिल नहीं चला सकता। अब फिर इतना दूर वापस जाऊँ और वहाँ से अपने इलाके की तरफ। मैंने कब्रिस्तान वाले रास्ते पर अपना साइकिल डाल दिया। अभी कब्रिस्तान ज़रा दूर था, वो एक सुनसान सी सड़क थी, थोड़ा सा कच्चा रास्ता भी उसमें आता था। वहाँ से जो ही गुजरने लगा तो ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जिस तरह से कोई कुत्ता रो रहा है। उसकी आवाज़ बहुत डरावनी थी, ऐसी आवाज़ थी जिस तरह से भेड़िए की आवाज़ होती है। मैंने पहली बार इतनी ऊंची आवाज़ सुनी। अब हमारे शहरों में, उन इलाकों में भेड़िया तो हो नहीं सकता, तो हो ना हो वो कुत्ता ही होगा क्योंकि वो वीरान रास्ते हैं, वहाँ पर शाम के बाद कोई भी नहीं जाता क्योंकि उस तरफ कोई ख़ास आबादी नहीं थी। तो जब मैं वहाँ से गुजरने लगा तो वो आवाज़ बहुत करीब होने लग गई। अब मैं थोड़ा सा डर गया कि कहीं ये कुत्ता मेरे ऊपर हमला ना कर दे क्योंकि आवाज़ करीब से करीब तर होती जा रही थी। यहाँ तक कि कब्रिस्तान शुरू हो गया। कब्रिस्तान की
आधी दीवार टूटी हुई थी। उस आधी दीवार जो टूटी हुई थी उस तरफ से ये आवाज़ें आ रही थी। अब रात के वक्त ये ऐसे जो जानवर होते हैं जैसे बिल्लियाँ हो गई, कुत्ते हो गए, ये अक्सर कब्रिस्तानों में चले जाते हैं, दरख्तों के नीचे बैठ जाते हैं। अक्सर हम लोगों ने इनको वहाँ पर दिन के टाइम भी देखा है, लेकिन गोरकन जो हैं उनको वहाँ से निकाल देते हैं। तो मुझे लगा कि शायद दीवार के साथ कोई कुत्ता बैठा है तो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है। आवाज़ें बहुत डरावनी थी। जैसे ही मैं उस टूटी हुई दीवार की तरफ, ना चाहते हुए भी मेरा जो चेहरा था वो उस दीवार की तरफ हो गया। मैं नहीं देखना चाहता था। फिर मैंने देखा कहीं वो हमला ही ना करते। सिर्फ जब मेरी नज़र पड़ी तो वो बहुत डरावना मंजर था। मैं क्या देखता हूँ कि वो कोई जानवर नहीं था, इस तरह से था जिस तरह से कोई मर्द है या औरत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसका रूप। बहुत भयानक, अजीबो गरीब तरह का उसका वजूद था। लंबा सा, गर्दन बहुत लंबी थी और जैसे दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। हाथ जो थे टेढ़े मेढ़े हाथ थे, अजीब से लंबे से हाथ थे, दीवार के ऊपर थे और वो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था। तभी एकदम से मेरे मुंह से चीख निकली और मैंने साइकिल तेज़ किया तो मेरी नज़र पड़ी तो उन आवाज़ों के साथ साथ उसके मुंह से आग के अंगारे भी निकल रहे थे। अल्लाह अकबर, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में इतना भयानक मंजर देखा। मुझे उन बुज़ुर्गों की बात याद आ गई कि वो ठीक कह रहे थे। उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे उसने मुझे देख लिया और बाकायदा वो खड़ा हो गया। उसका कद भी बहुत लंबा था। वो कब्रिस्तान से जैसे दीवार के आर पार होकर जैसे वो बाहर निकला और मेरे पीछे आने लगा, यहाँ तक कि वो मखलूक रोड के ऊपर आ गई। वो भयानक पुरसरार मखलूक, जिन था, चुड़ैल थी, बदरू था, जो भी था, उसने मेरे पीछे भागना शुरू कर दिया। इतनी सख्त सर्दी में मैं जितना तेज़ साइकिल चला सकता था मैंने चलाना शुरू कर दिया। अब उसकी आवाज़ें और भी भयानक हो गई। अब उसने इस तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया, खौफनाक आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी जिस तरह से या तो मुझे मार देगा या खौफ से मुझे खुद ही कुछ हो जाएगा। उसके रोने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें, वो खौफनाक चीखें बन के फिज़ा में गूंज रही थी। मैं अल्लाह अकबर करता, आयतुल कुर्सी पढ़ता। कोई अल्लाह की ख़ास रहमत थी या वो बुज़ुर्ग जो थे जिनकी मैंने मदद की उनकी कोई दुआ थी मेरे साथ। मैंने बहुत तेज़ साइकिल चलाया। तभी मैं क्या देखता हूँ, सामने से एक सफ़ेद सी रोशनी है जैसे कोई भागता हुआ आ रहा है। अब और मेरी हालत ख़राब हो गई कि एक मखलूक पीछे लगी हुई है जो चिल्ला रही है, शोर मचा रही है और एक रोशनी आगे से आ रही है। पहले लगा कि कोई मोटरसाइकिल है, लेकिन उस रोशनी की जो हाइट थी वो काफ़ी ऊंची थी। एकदम से ऐसे लगा कि जब वो रोशनी बहुत तेज़ी से मेरे पास से गुजर गई, वो जो खौफनाक चीखें थी वो गूंजती गूंजती बहुत दूर चली गई। अल्लाह का कोई नेक फरिश्ता था जो मेरी मदद को पहुंचा। पूरी फिज़ा में बिल्कुल खामोशी हो गई, लेकिन मेरा दिल दहला देने के लिए ये सब कुछ काफ़ी था। मेरा सर बहुत भारी हो गया, मेरा जिस्म बहुत भारी हो गया, खौफ से बुरा हाल। अभी भी मैंने साइकिल की स्पीड कम नहीं की। यहाँ के हम लोगों का इलाका शुरू हो गया। मैं उसी रफ्तार के साथ, तेज़ी के साथ अपने इलाके में गया, अपने घर के पास पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि जिस तरह से हम लोगों के घर के बाहर कोई खड़ा हुआ है। दूर से कभी मुझे मेरे अब्बू लग रहे थे, कभी मेरा भाई लग रहा था, चादर लपेटी हुई थी, वो जो कोई भी थे। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरे लिए रुके, अंदर ना जाए, मैं आ गया हूँ। जैसे मैंने शोर मचाया वो घर के अंदर चले गए। मैं गेट पर पहुंचा तो गेट बंद था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, अब्बू नींद से जाके, और कहने लगे आज इतनी देर से आए हो, टाइम देखो क्या हो रहा है। 1:30 बज रहा था। 1 घंटा मुझे लगा उस रास्ते को क्रॉस करने में, जो रास्ता बामुश्किल 15 मिनट का था। पता नहीं वो रास्ता इतना तवील कैसे हो गया। घर पहुंचा सब तो किसी को कुछ बताने के भी काबिल नहीं था, बस थर थर कांप रहा था। उन्हें लगा कि सर्दी की वजह से शायद कांप रहा है। अम्मी फ़ौरन से जाग गई, बहन जाग गई।
مجھے ان لوگوں نے کھانا دیا، میں نے کھانا کھایا، چائے بنا کر دی، تو میرے چہرے کا رنگ جو تھا وہ بالکل پیلے رنگ کا ہو گیا تھا خوف سے۔ امی ڈر گئی کہ پتہ نہیں شاید میں بیمار ہوں یا مجھے کیا ہو گیا۔ امی میرے پاس آئیں اور میری بہن بھی جیسے مجھے دیکھ کر رونے لگی کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اپنا چہرے کا رنگ دیکھو۔ تبھی میں نے رونا شروع کر دیا خوف سے، پھر میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ امی بہت ڈر گئی۔ امی نے یہ کہا کہ اکثر ہم لوگوں نے اس علاقے کے بارے میں باتیں سنی ہیں، میری بہن کالج میں پڑھتی تھی تو میری بہن بھی بتاتی تھی کہ کالج کی بہت سی لڑکیاں قبرستان کے اس راستے کی کہانیاں بتاتی ہیں، بالخصوص جو کچا راستہ ہے وہاں پر وہ مخلوقات سڑک بھی نہیں بننے دیتی، وہاں پر اتنا عذاب ہے، وہاں کے کچے راستے کی بہت سی باتیں ہیں، وہاں پر لوگوں کے ساتھ اکثر حادثات ہوتے ہیں اور باقاعدہ جنات مختلف روپ لے کر لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں اور خوفناک آوازیں بھی نکالتے ہیں۔ رات بھر اس راستے سے خوفناک آوازیں گونجتی ہیں، کبھی کوئی کالے رنگ کی بکری جو بہت لمبی ہوتی ہے، کوئی نارمل جانور اتنا لمبا ہو ہی نہیں سکتا جتنی وہ بکری ہے، وہ اکثر نظر آئی ہے اور وہ ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے۔ تو جب میں نے یہ ساری باتیں سنی میں بہت ڈر گیا، مجھے بہت سخت بخار تھا۔ صبح پھر میری امی نے آیت الکرسی پڑھی، درود پاک تو رات کو پڑھ کے انہوں نے میرے اوپر پھونکا، سورۃ یاسین پڑھی، پانی دم کر کے مجھے دیا۔ وہ پانی پینے سے میری کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی، 3-4 دن سر کا درد نہیں گیا، ایسے بوجھل بوجھل رہتا تھا، بات کرنے کو بولنے کو دل نہیں چاہتا تھا، خوف طاری رہتا تھا دماغ پر۔ تو 3-4 دن کے بعد وہی بزرگ جن کو میں سائیکل پر اس رات گھر چھوڑ کر آیا تھا، جس دکان پر میں کام کرتا تھا، اس کے باہر سے گزر رہے تھے۔ جب میں نے انہیں دیکھا میں بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا، انہوں نے میری طرف پلٹ کر دیکھا اور یہ کہا کہ میں نے منع بھی کیا تھا کہ اس راستے سے رات کو مت جانا، کیوں گئے تھے تم؟ میں تو ایسے دنگ رہ گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں اس راستے پر گیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے بہت زیادہ اس مخلوقات پر پڑھائی کی ہے، یا میرے پاس بہت علم ہے اس کے بارے میں جنات کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس قبرستان والے راستے پر ایسی ایسی مخلوق ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قبرستان کے کچھ حصے بھی عذاب زدہ ہیں جو کہ مشہور ترین ہے کہ وہاں پر چڑیلوں کا بسیرا ہے اور وہ باقاعدہ عورتوں کے روپ میں اس علاقے میں گھومتی پھرتی ہیں۔ اگر کوئی چمکتی ہوئی چیز رات کے وقت تمہیں کسی راستے پر نظر آئے، کوئی بھی چیز ہو، کوئی جیولری ہو، کچھ بھی ہو، غلطی سے بھی اس کو اٹھانا مت۔ وہ چڑیل مشہور ہے کہ وہ جب انسان پر بسیرا کرنے لگتی ہے تو وہ کوئی ایسی چیز وہاں پر پھینک دیتی ہے، جو بھی انسان اس چیز کو اٹھاتا چاہتا ہے اس کے اوپر وہ مخلوق حاوی ہو جاتی ہے۔ میں بہت ڈر گیا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے مجھے دعا دی، مجھے دم بھی کیا۔ ان کے دم کے بعد مجھے کافی سکون ملا، وہ بہت نیک بزرگ تھے۔ اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں پر گئے، دوبارہ وہ مجھے کبھی نظر نہیں آئے۔ میں 2 سے 4 بار اس علاقے میں بھی گیا کچھ چیزیں ڈیلیور کرنے کے لیے، لیکن ان کے گھر پر ہر بار تالا ہی لگا رہتا تھا اور میں وہاں سے کسی سے پوچھتا نہیں تھا۔ 2-4 بار میرے دل میں آیا بھی کہ میں پوچھ لوں، لیکن پھر میں نہیں پوچھتا تھا کہ کہیں وہ برا نہ بنا جائے۔ پتہ نہیں اب ان کے پاس بھی جنات تھے یا جو بھی تھا، جو ان کو پتہ چل گیا کہ اس رات میں وہاں سے گزرا تھا۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی جسے میں آج بھی نہیں بھلا سکتا، آج بھی میں بھیرا میں رہتا ہوں۔ مغرب کے بعد میں اس طرف کبھی بھی نہیں گیا، کیونکہ میں نے اپنی دکان کے استاد کو بھی یہ بات بتائی تھی کہ مجھے اس طرف نہیں جانا۔ یہ میری زندگی کی ایسی کہانی ہے جسے میں کبھی بھلا نہیں سکتا، اور وہ خوفناک آواز آج بھی جب یاد آتی ہے تو میرا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، وہ خوفناک مخلوق کو سوچ کر۔ بہت شکریہ آصف آپ کا، جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، جس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بڑے بزرگ چاہے اپنے ہوں، چاہے آپ کو کوئی اجنبی ملے تو آپ کو کسی بات سے روکیں یا سمجھائیں تو ہماری بھلائی ہوتی ہے اس میں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں
ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbig57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی جوڑ دعا میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔